सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 5 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द और शब्द के भेद। इस शीर्षक के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम पदों के विषय में भी जानेंगे और शब्द तथा पदों में क्या अंतर होता है यह भी हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ शब्द को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है तथा उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, इसके विषय में भी हम जानेंगे। तो पहले हम यह जान लें कि शब्द किसे कहते हैं। ध्वनि अथवा वर्ण का सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। शब्द की परिभाषा के अनुसार ध्वनियों अथवा वर्णों का सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ देने वाला। इसका अर्थ यह है कि ध्वनियों का समूह तो होना चाहिए, साथ ही साथ उसका एक सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। उस दशा में वह शब्द कहलाएगा। जैसे किताब वर्णों का समूह है, साथ ही साथ किताब से एक सही अर्थ आ रहा है, जबकि तिकाब वर्णों का समूह तो है परंतु तिकाब से किसी भी अर्थ को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए किताब शब्द कहलाएगा, तिकाब शब्द नहीं कहलाएगा। पद का अर्थ, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। इसका अर्थ है जब हमें यह पता चल जाए कि कोई शब्द सार्थक है, तब यदि हम उसका प्रयोग किसी वाक्य में कर देते हैं तो वह शब्द उस वाक्य का पद कहलाता है। जैसे राम यदि बिना किसी वाक्य के लिखा गया है तो वह एक शब्द होगा। वहीं जब राम एक महापुरुष थे एक शब्द में प्रयोग हो गया है तो यहाँ राम एक पद कहलाएगा। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा शब्द विकार के आधार पर और पांचवा अर्थ के आधार पर। पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना। इसका अर्थ है शब्द जहाँ से उत्पन्न हुए उसी आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं। स्रोत का तात्पर्य है शब्दों का वह मूल भाषा जिससे निकलकर शब्द किसी अन्य भाषा में आए हैं। आप जानते ही हैं कि हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं, क्योंकि संस्कृत हिंदी की आदि जननी रही है, और बहुत से शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से आए हैं, क्योंकि इनका शासन हमारे देश पर काफ़ी समय तक रहा है। तथा अनेक शब्द हिंदी की अपनी बोलियों से भी आए हैं। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को शब्द का स्रोत समझा जाना चाहिए। और स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्न भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा आगत। पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तत् तथा दूसरा सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। समान, इस तरह तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी के शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे मृग, ग्रंथ, प्रेम, कृपा, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में भी उनका उच्चारण संस्कृत की ही भांति होता है, इसलिए इन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे हुए या उससे विकसित हुए।
ये शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत में शब्दों से विकसित हुए हैं। इनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हुआ है, पर हम इन शब्दों का विकास देखते हुए इनके मूल शब्दों तक पहुंच सकते हैं। जैसे संस्कृत शब्द दंत है, लेकिन दंत से ही हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला शब्द दांत बना, इसलिए संस्कृत का तद्भव शब्द होगा दांत। उसी तरह रात्रि संस्कृत का शब्द है, लेकिन उसी को हिंदी भाषा में रात बोला जाता है, इसलिए रात होगा तद्भव शब्द। देशज या देशी शब्द, जैसा कि इसके शब्दों से ही पता चलता है कि इसके अंतर्गत उन शब्दों का वर्णन होगा जो देशी शब्द होंगे। यह हिंदी के वे शब्द हैं जो ग्रामीण अंचल के प्रभाव से विकसित हुए हैं या हिंदी की बोलियों से आए हैं, तथा इन शब्दों का स्रोत संस्कृत में नहीं मिलता। जैसे झाड़ू, लोटा, पगड़ी, गाड़ी आदि। ये सभी शब्द जो कि ग्रामीण अंचल या फिर किसी बोली से आए हैं, इसलिए इन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। विदेशी या आगत शब्द, जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश पर मुगलों का भी राज रहा और अंग्रेज़ों का भी शासन रहा। इस प्रकार हमने उनकी भाषाओं के कुछ शब्द अपनी भाषा में ले लिए और वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाए। जैसे अदालत, चाकू, डॉक्टर, रोड, पनीर आदि। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। रचना का अर्थ होता है बनाना या निर्माण करना। शब्दों के साथ उपसर्ग अथवा प्रत्यय या नए शब्द जोड़कर नए शब्दों के निर्माण किया जाता है और इस आधार पर इनको दो भेदों में वर्गीकृत किया गया है। पहला मूल शब्द, दूसरा यौगिक या संयुक्त शब्द। मूल शब्द वे शब्द जिनको अन्य शब्दों में न तोड़ा जा सके, वह मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, आम, चाय, मिठाई, करेला, चावल, आटा। इन शब्दों को हम अन्य शब्दों में सार्थक, जरूरी यह है कि जब शब्दों को तोड़ा जाए तो उनसे निकलने वाले शब्द भी सार्थक होने चाहिए, और यदि इन शब्दों में से किसी शब्दों को तोड़ा जाता है तो उनसे निकलने वाला शब्द सार्थक नहीं होगा, इसलिए इन शब्दों को मूल शब्द कहते हैं। यौगिक या संयुक्त शब्द, जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं, यौगिक शब्द या संयुक्त शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्रवाहक। पत्रवाहक दो शब्दों से मिलकर बना है, पत्र और वाहक से। काली मिर्च दो शब्दों से मिलकर बनी है, काली और मिर्च। इस प्रकार ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द या संयुक्त शब्द कहेंगे। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रमुख भेद किए गए हैं। पहला सामान्य शब्द, दूसरा परिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द, जितने भी सामान्य जनजीवन से जुड़े शब्द हैं वह सभी सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, चावल, रोटी, नमक, तेल। जबकि दूसरा परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनका अर्थ उनकी परिभाषा से झलकता हो, वे परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कानून, कार्यालय, बैंक, व्यवसाय, विज्ञान। इन शब्दों को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है।
शब्द विकार के आधार पर शब्दों के भेद। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब कुछ शब्दों में प्रत्यय लग जाता है जिसके कारण उसका रूप बदल जाता है। जैसे बच्चा शब्द में प्रत्यय लगाकर बच्चे तथा बच्चों शब्द बना दिया जाता है। और इसी प्रकार इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो पहले हम पढ़ेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का एक शब्द है जिसमें प्रत्यय लगाकर इसको परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसे विकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता वे सभी अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, किंतु, तक, भी। इन शब्दों में लिंग वचन कर्ता के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इसलिए यह अविकारी शब्द कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द तथा चौथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। तो पहला एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं पहले यह जान लें। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे भारत। भारत का प्रयोग केवल और केवल हमारे देश भारत के लिए होगा। उसी प्रकार अमेरिका, पुस्तक, लड़की, सोमवार, मंगलवार, ये सभी शब्दों के अर्थ सिर्फ एक ही हैं, इसलिए इन्हें एकार्थी शब्द कहेंगे। दूसरा अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अर्थ का हम दो तरह से अर्थ लेते हैं। पहला धन, दूसरा अभिप्राय। हार को भी दो अर्थों में हम लेते हैं, पराजय या गले का हार। मित्र का भी दो अर्थ होता है, पहला दोस्त, दूसरा सूर्य। जड़ का भी दो अर्थ होता है, मूर्ख या पेड़ की जड़। इस प्रकार इन शब्दों के कई अर्थ होने के कारण इन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी। पानी के तीन पर्यायवाची हैं, जल, नीर, वारिद। बादल के जलद, नीरद, वारिद। फूल के पुष्प, सुमन, कुसुम। कमल के जलज, नीरज, वारिज। समुद्र के जलधि, नीरद, वारिधि। आग के अग्नि, अनल, वाहिनी। चौथा भेद है विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराते हों उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार का विलोम प्रकाश है, गुण का विलोम अवगुण है, ज्ञान का विलोम अज्ञान है, शुभ का विलोम अशुभ है, सफल का विलोम असफल है। इस प्रकार हमने सभी 5 आधारों पे शब्दों के भेद पढ़े। अब हम चलेंगे अभ्यास की तरफ। अभ्यास का पहला प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, यह आप खुद से करिए। दूसरा है सही कथन पर सही का निशान तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला वाक्य है शब्द भाषा की सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है। अगर यह सही है तो सही का निशान लगाइए, अगर गलत है तो गलत का निशान लगाइए।
तो शब्द भाषा की सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है, इसलिए इस पर सही का निशान लगेगा। दूसरा है तत्सम शब्द स्रोत के आधार पर शब्दों का किया गया उपभेद है, ये भी सही होगा। स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर हमने 4 प्रकार के शब्दों के भेद पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तीसरा है मूल तथा संयुक्त दोनों ही प्रकार के शब्द रूढ़ हो सकते हैं, तो ये भी सही होगा। चौथा है पारिभाषिक शब्दों के अर्थ कोश में देखे जा सकते हैं, ये गलत होगा, क्योंकि पारिभाषिक शब्दों के अर्थ काफ़ी विस्तृत होते हैं, उन्हें अर्थकोश में देखा जाना संभव नहीं है। पांचवा, अविकारी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों लग सकते हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें उपसर्ग अथवा प्रत्यय नहीं लगाए जा सकते। छठवां, अनेकार्थी तथा पर्यायवाची शब्द एक ही हैं, ये भी गलत होगा। अनेकार्थी शब्द की अलग परिभाषा है, पर्यायवाची शब्द की अलग परिभाषा है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। जैसे सांप, आग, पांच, बिजली, दांत, गांव, माथा, सांप, दूध, रात, जीव, मोर, इन सभी के आपको तत्सम रूप लिखने हैं। तथा प्रश्न संख्या 4, इनके आपको तद्भव रूप लिखने हैं, जो इस प्रकार से। सांप का तत्सम होगा सर्प, आग का तत्सम होगा अग्नि, पांच का पंच, बिजली का विद्युत, दांत का दंत, गांव का ग्राम, माथा का मस्तक, सपना का स्वप्न, दूध का दुग्ध, रात का रात्रि, जीव का जिह्वा। और द्वि का तद्भव होगा 2, ओष्ठ का ओठ, सूर्य का सूरज, शतम का 100, कर्ण का कान, आम्र का आम, कंटक का काटा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का जीव और मोर, ये आपको खुद से करना है। प्रश्न संख्या 4 का मेघ और वधु, ये आपको खुद से करना है। प्रश्न संख्या 5 और 6 आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव तथा देशज शब्द अलग अलग छांट के लिखने हैं। ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उनमें से जो तत्सम होंगे वो पहले रिक्त स्थान में, जो तद्भव होंगे वो दूसरे, और जो देशज होंगे वो तीसरे में लिखना है। छठे प्रश्न में आपको मिलान करना है, तद्भव शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है, देशज शब्द कौन सा है,